कुमार जी, बहुत ही स्वागत सत्कार अभिनंदन करते हैं आपका। चलिए तो फटाफट से हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम लोग बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। चलिए देखें, अभी काफ़ी लोग नहीं आए हैं। टाइम पे आया करो दोस्तों, अगर पढ़ना है और लाइफ में कुछ अचीव करना है तो देखो लाइव क्लास में टाइम पे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो लोग नहीं आते, बिट्टू जी, लखन जी, गुड मॉर्निंग, तो वो बाद में भी क्लास दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट क्या है कि बाद में जैसे 1 घंटे की क्लास देखना पॉसिबल नहीं हो पाता सबके पास, काफ़ी लोग नहीं देख पाते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करो कि आप लाइव क्लासेस अटेंड कर सको। वंश जी गुड मॉर्निंग, आज तो वंश टाइम पे आ गए हैं क्लास में। चलिए सो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रीशियन का जो है ITI इलेक्ट्रीशियन का सिलेबस यहाँ पे पूरा कंप्लीट करा जा रहा है। इसके साथ जो जिस तरह से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, वो आपके लिए कहाँ कहाँ हेल्पफुल रहने वाला है आप लोग जानते हैं। आप अपना अगर कोई रेलवे का एग्जाम जैसे कि लोको पायलट टेक्नीशियन का एग्जाम देना चाहते हैं, आप DFCCL का एग्जाम देना चाहते हैं, टेक्निकल हेल्पर का एग्जाम देना चाहते हैं, या फिर ITI से जुड़े जो भी एग्जाम आप अपनी फील्ड में देना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये क्लास आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो बस आपको डेली सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट करना है। एक एक चैप्टर देखिए, मैं 5-5, 6-6 घंटे पढ़ा रहा हूँ एकदम डिटेल में, हर एक पॉइंट कवर करने की कोशिश करता हूँ जिससे कि कोई भी टॉपिक छूटे ना, तो वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो भी दोस्त लाइव हैं पहले तो सब कमेंट कर देंगे। पवन टांग, अंकित गुजर, गुड मॉर्निंग। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। लाइक से पता पड़ता है। चंद्रकला जी सुप्रभातम, चंद्रकला जी सुप्रभात। तो फटाफट से सब लोग वीडियो को लाइक कर दो। जितना लाइव वाले बच्चों का रेशियो रहने वाले उतना ही लाइक, जितने लाइक आएंगे उतने ही बच्चे हमारी क्लास में प्रेजेंट रहता है मेंटली, ठीक है। कुछ बच्चे देखो 10, 12 से 15 बच्चे क्लास में आते हैं, लेकिन उनमें से एक बच्चा ऐसा भी है जो डेली वीडियो को डिसलाइक करके जाता है, क्या करें। चलिए तो अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है आपको नाम तो पता ही होगा, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। क्या सभी लोगों को नाम विजिबल है? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आज हम लोग अपने चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब बात करें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की, तो ये क्या होती है, कैसे काम करती है, इन सब बातों के बारे में हमको पढ़ना है। तो देखिए, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की कंस्ट्रक्शन बिल्कुल समान किसकी होती है, मैं लिख लेता हूं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की संरचना 3 फेज इंडक्शन मोटर के समान होती है। लेकिन यहां पे क्या होता है, 3 फेज होते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर में, और सिंगल फेज में सिंगल फेज होते हैं। अब बात देखें, 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 फेज है। अब 3 फेज होने की वजह से 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 फेज के कारण रोटेटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस मोटर में, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। अब देखो, इसको मैं पूरा आपको डीप में समझा सकता हूं, लेकिन आपके इतने काम का है नहीं। सबसे पहली चीज आप ये ध्यान रखो कि जो इंडक्शन मोटर होती है, पंकज और समीर गुड मॉर्निंग, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो ध्यान रखनी है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या होती है, सेल्फ स्टार्ट होती है। तो यहां देखें, 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है। अब सेल्फ स्टार्ट क्यों होती है, क्योंकि यहां पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कराने के लिए मिनिमम आपको 3 फेज की रिक्वायरमेंट होती है। ध्यान रखें, मिनिमम 2 फेज की रिक्वायरमेंट है, और लेकिन यहाँ पे तो 3 फेज है, तो ऑब्वियसली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। लेकिन अब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई, यानी कि मोटर में जो फील्ड है वो घूमने वाली प्रवृत्ति के किस तरह से होती है, तो आप यहां देखेंगे, यहां से समझने की कोशिश करेंगे। देखो यहां पे ज्यादा दिमाग मत लगाना, दिमाग लगाओगे तो चीजें समझ नहीं आएगी, छोटे से चीज से समझो। आर वाई बी, तो ये वाई का हो गया नेगेटिव, ये बी का नेगेटिव, और ये आर का नेगेटिव हो गया। अब तुम्हें पता है एसी की वेवफॉर्म कैसी होती है, ये हुआ पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। यानी कि मैं मान लेता हूं ये मेरा आर फेज है, उसके बाद अगर वाई फेज की बात करूं तो वो थोड़ा सा पीछे की तरफ चलता है, तो ये हो गया मेरा वाई फेज, तो वाई फेज का पॉजिटिव नेगेटिव। उसके बाद अगर आर वाई बी फेज की बात करूं तो बी फेज यहां से चलेगा, तो ये हो गया मेरा बी फेज, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, ये नेगेटिव फिर पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल चलती है। तो देखो आर का पॉजिटिव नेगेटिव, वाई का नेगेटिव पॉजिटिव, और बी का पॉजिटिव नेगेटिव बना दिया। अब यहाँ पे देखिए, तो ये आर का फ्लक्स है होगा, ये जो फ्लक्स होगा यहाँ पे आर का फ्लक्स होगा φm, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये एक फ्लक्स नहीं होगा। अब देखो, अगर ये फ्लक्स होगा तो ये अपनी लंबवत दिशा में चलेगा, ऐसे ऐसे पल्सेट होता रहेगा। लेकिन अब 3 फ्लक्स हैं, तो यहाँ फ्लक्स, फिर यहाँ फ्लक्स, फिर यहाँ फ्लक्स, फिर ऊपर की तरफ फ्लक्स आएगा। लेकिन ये फ्लक्स रोटेटिंग कैसे होगा, तो देखो यहाँ जो टोटल फ्लक्स होता है ना,
ये हम निकालते हैं इंडिविजुअल फ्लक्स, ठीक है। रिजल्टेंट फ्लक्स यानी कि फाई आर, परिणामी फ्लक्स जो होता है वो 1.5 गुना होता है। परिणामी फ्लक्स टोटल फ्लक्स का 1.5 गुना होता है। ध्यान रखोगे ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो परिणामी फ्लक्स है वो टोटल फ्लक्स का 1.5 गुना होता है। यानी कि इसी तरह से आपको यहां पे फाई एम मिलेगा, यहां पे भी अगर आप निकालोगे, ठीक है, यहां पे फाई एम मिलेगा, ये दोनों हैं, अब इनके बीच का निकालोगे तो देखो यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, तो इसके बीच में भी आपको मिल गया। इसके बीच में निकालना चाहो तो ऐसे करके और ऐसे करके निकाल लो। तो यानी कि आपको हर एक फेज के बीच में आपको 1.5 गुना फ्लक्स मिलता है, यानी कि 1.5 गुना फ्लक्स मिलता है, जो कि लगातार रोटेट होता रहता है, ऐसे ऐसे करके रोटेट होता रहेगा। अब अगर एक ही फेज है, मान लो आर फेज है, तो यहां पे तो अपने को कुछ यहीं पे फेज, यहां पे माना कि 1.5 गुना मिलेगा, लेकिन वो यहीं पल्सेट करता रहेगा, वो फ्लक्स यहीं पे पल्सेट करता रहेगा, आगे नहीं जाएगा। तो इसीलिए 3 फेज होगा, या फिर मैं कहूं 2 फेज, कम से कम 2 फेज होंगे, तो यहां फ्लक्स, फिर यहां फ्लक्स, फिर यहां फ्लक्स, और ऊपर नीचे रोटेट होता रहेगा। लेकिन एक फ्लक्स ये यहां पर है और ये 180 डिग्री है, तो मैं इसका नेगेटिव यहां मान लूं, तो यहां है, अब यहां से यहां पे, तो ये इस साइकिल पे ही रोटेट करता रहेगा, इस साइकिल पे ये पल्सेट करेगा, ना कि रोटेट करेगा। तो यहां से आपको एक चीज क्या समझनी है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर, देखो मैंने लिखा है 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 फेज के कारण रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में पल्सेटिंग को क्या कहोगे, प्रत्यावर्ती पल्सेटिंग फ्लक्स डेवलप होता है, पल्सेटिंग फ्लक्स डेवलप होता है। इस वजह से सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पाती है इस वजह से। अब एक चीज आप समझो, आपको पता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में, ये देखो ये रही मेरी मोटर, ये सिंगल फेज है। अब ये पॉजिटिव ही होगा, ये नेगेटिव होगा, यानी कि फाई एम पॉजिटिव और फाई एम नेगेटिव। तो ये दोनों जब आपस में पॉजिटिव नेगेटिव होते रहेंगे तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे एक फ्लक्स के अलावा दूसरे फ्लक्स का भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि एक फेज के अलावा दूसरे फेज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक 2 फेज नहीं होंगे, मिनिमम फेज डिफरेंस देखो, अब ये एक ही फेज का है, अब इसके अंदर फेज डिग्री क्या है, 180 डिग्री का अंतर है, और 180 डिग्री का अंतर है तो ये काम नहीं करेगा। मिनिमम आपके पास अंतर ऐसा होना चाहिए। अब देखो अगर मैं यही 90 डिग्री कर दूं, अब अगर 2 फेज में बांट के 90 डिग्री का अगर मैंने कर दिया, तो पहले तो इसका रिजल्टेंट बनेगा, ठीक है, फिर यहां पे ये अपोजिट इसका आ गया और ये अपोजिट इसका आ गया। तो इस तरीके से आपको मिनिमम 2 फेज चाहिए ताकि आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो सके। लेकिन भाई अपने को ये सब चीजें तो याद होगी नहीं, और ना ही अपने को ये चीजें काम की है, ठीक है। जनरली बताता हूं, ये सारी चीजें आपके एग्जाम में नहीं आएगी। सिर्फ आपके एग्जाम में क्या आएगा, 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है या नहीं, मतलब कौन सी मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है। कौन सी मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। क्यों सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, तो क्या आंसर देना है, पल्सेटिंग फ्लक्स के कारण। यहां पे पल्सेटिंग फ्लक्स डेवलप होता है, ना कि रोटेटिंग। 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट क्यों है, क्योंकि इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, जबकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में पल्सेटिंग फ्लक्स डेवलप होता है। ये चीज आप लोगों की समझ आ गई, तो हम आगे की बात करें। क्या सब लोगों के, तंजिल गुड मॉर्निंग, क्या सब लोगों के ये चीज क्लियर है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, और क्यों नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर पल्सेटिंग फ्लक्स डेवलप होता है, ना कि रोटेटिंग फ्लक्स। अब ये चीज भी ध्यान रखनी है कि रोटेटिंग फील्ड डेवलप करने के लिए रोटेटिंग फील्ड डेवलप करने के लिए मिनिमम 2 फेज की आवश्यकता होती है। तो मिनिमम क्या बात करें कि रोटेटिंग फील्ड डेवलप करने के लिए कम से कम हमें 2 फेज की आवश्यकता पड़ेगी, एक फेज से काम नहीं हो पाएगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि कम से कम 2 फेज की आवश्यकता पड़ेगी अपनी मोटर को घुमाने के लिए, ठीक है। ये चीज सब लोगों के लिए रहेगा। चलिए वेरी गुड, अब आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें देखो नोट्स बना के याद कर लेना, पहले ही बता रहा हूं, जब तक आप नोट्स बना के याद करने की कोशिश नहीं करोगे ना, काम नहीं होगा, ठीक है। बाकी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम है, वही स्टेटर और रोटर होता है, वही एक स्टेटर और वही एक रोटर होता है। अब हमने क्या बोला कि यहां पे 2 फेज डेवलप करने हैं, तो जो एक फेज की वाइंडिंग है, अब देखो सप्लाई कहां पे आती है, ये है आपका, ठीक है। तो ये जो बाहरी पार्ट है इसे मैं क्या कहता हूं, स्टेटर कहता था,
और ये जो अंदर का पार्ट है मैं इसे क्या कहता था, रोटर कहता था। अब यहाँ पे वाइंडिंग करनी है, सिंगल फेज की वाइंडिंग होगी, डबल फेज की होगी, सिंगल फेज की वाइंडिंग होगी। तो यहाँ देखो ये वाइंडिंग मैंने कर दी, ये स्टेटर पे वाइंडिंग करा था। अब ये सिंगल फेज ही है, सिंगल फेज दे रहे हैं, लेकिन मैंने करा क्या, इस वाइंडिंग को दो फेजों में विभक्त कर लिया। इस वाइंडिंग को यहां से मैंने क्या करा, दो फेजों में विभक्त कर लिया। एक वाइंडिंग को यहीं एंड कर दिया, फिर दूसरी वाइंडिंग लगा दी एक स्विच के थ्रू। ठीक है, तो यहां से ये वाइंडिंग थी तो सिंगल फेज, सप्लाई तो सिंगल फेज ही दे रहा था, लेकिन जो वाइंडिंग को मैंने दो फेज बनाने के लिए उस वाइंडिंग को दो भागों में विभक्त कर दिया, जिसमें से एक वाइंडिंग तो कहलाती है आपकी मेन वाइंडिंग, दूसरी आपकी वाइंडिंग कहलाती है ऑक्सिलरी वाइंडिंग। मेन वाइंडिंग को आप क्या कहोगे, मुख्य वाइंडिंग या फिर रनिंग वाइंडिंग। मेन वाइंडिंग यानी कि सिर्फ मोटर को सेल्फ स्टार्ट करने के लिए हम लोग ऑक्सिलरी वाइंडिंग कनेक्ट करेंगे, और जैसे ही एक बार मेरी मोटर स्टार्ट हो जाएगी मैं चाहूं तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग को हटा सकता हूं। तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग को क्या कहा जाता है, सहायक वाइंडिंग। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर है कि मेन वाइंडिंग को रनिंग वाइंडिंग कहते हैं, यानी कि मेन वाइंडिंग पे तो मेरी मोटर लगातार चलती रहती है, लेकिन सहायक या ऑक्सिलरी वाइंडिंग से सिर्फ मोटर को स्टार्ट किया जाता है। चलिए, कल्पेश प्रजापत गुड मॉर्निंग। ITI सेकेंडरी ड्राइंग का क्लास कब है, मेरा बैक है, अभी उसकी क्लास लगाई जाएगी। लेकिन देखिए सबसे पहले तो बच्चे होने चाहिए ना, आप सब लोगों को अवेयर होने चाहिए कि यस हमें ITI सेकेंडरी की क्लास लेनी है इलेक्ट्रीशियन की, और जब आप लोग बोलोगे ऐसा तभी मैं क्लास उसकी कंडक्ट करा पाऊंगा। ठीक है, और अभी तो मुझे लगता है कि मेरे पास उसकी बुक भी नहीं है। ठीक है, उसकी बुक भी लानी पड़ेगी अपने को ITI सेकेंडरी इलेक्ट्रीशियन की, तो उसका अरेंजमेंट करते हैं और बहुत जल्द। अच्छा, कमेंट करके बता दो कौन कौन चाहता है ITI सेकेंडरी इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास लेना। फटाफट से सभी लोग कमेंट करके ये बताएंगे कि कौन कौन ITI की क्लास लेना चाहता है इंजीनियरिंग ड्राइंग की। चलिए देखते हैं कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं ड्राइंग की क्लास के लिए। सिर्फ सब लोग कमेंट करोगे, और ये भी बताना कि ड्राइंग की क्लास हो तो आप अपने कितने दोस्तों को ला सकते हो। कौन कौन ऐसा बच्चा है जो ड्राइंग की क्लास में अपने बाकी के फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकता है, यानी कि बुला सकता है। अच्छा, जो बच्चे हैं ये बताइए आप अपने दोस्तों को, कौन कौन से ऐसे बच्चे, जैसे कि अगर चंद्रकला जी हैं, नायडू जी हैं, बैटल स्पिनिंग गेमिंग है, कौन कौन अपने दोस्तों को भी ला सकता है क्लास अटेंड कराने के लिए, तब मजा आएगा। और जिसने वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर देंगे फटाफट से। तो देखो, अब मैंने बताया कि इंडक्शन मोटर में दो तरह की वाइंडिंग की जाती है, मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग। अब सहायक वाइंडिंग और मुख्य वाइंडिंग को कनेक्शन किस प्रकार से करेंगे, उसके लिए मेरी मोटर को तीन हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहली होती है स्प्लिट फेज। सबसे पहली मोटर हो जाएगी स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के बाद कौन सी है, कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। मतलब हम लोग फेज को स्प्लिट करके दो वाइंडिंग करेंगे, उसके बाद कैपेसिटर का प्रयोग करके दो वाइंडिंग करेंगे, और तीसरा है शेडिंग पोल। शेडिंग पोल के माध्यम से हम लोग वाइंडिंग करेंगे। तो ये कुछ तीन बेसिक मेथड है जिसकी वजह से हम लोग, जिसकी मदद से मैं मेरी इंडक्शन मोटर को रोटेट कराने वाला हूं। चलिए, बहुत ही जल्द फिर मैं कोशिश करता हूं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग की आपकी क्लास कंडक्ट करा सकें। फिर कभी जाके पंकज के यहाँ से बुक लानी पड़ेगी, ठीक है, पंकज से बुक मंगानी पड़ेगी, और फिर विचार करते हैं जितना जल्दी हो सके आपकी। फिर उसमें देखो थोड़ी सी क्लास स्लो चल सकती है, बट कोशिश बहुत जल्दी करते हैं कि आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास में स्टार्ट कर सकूं। चलिए, तो सबसे पहले तो आप बताओ कौन कौन बच्चा है जो अब आगे हम लोग पढ़ें कि इंडक्शन मोटर के बारे में आगे पढ़ना है। ठीक है, फटाफट से सब लोग। अच्छा, वंश के पास है ना, वंश से ले लेंगे फिर, तो वही वंश के पास बुक है तो वंश के पास जाना पड़ेगा। चले,
अब स्टार्ट करते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़ना, और सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। अब स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के बारे में देखते हो सब लोग, अब ध्यान से देखो। देखो मैं एक चीज बताना चाहता हूं, सब लोग ध्यान से सुनो। देखो ये जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जितनी भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये सब वो मोटर हैं जो घरों में काम में आती है। छोटे छोटे घरेलू कार्यों में जो मोटर्स प्रयोग में लाई जाती हैं उन्हें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कहते हैं। अब जैसे जैसे मोटर पढ़ता जाऊंगा बताता जाऊंगा कि ये मोटर कहां और क्यों इस्तेमाल की जाती है। तो ये चीज आप लोगों को, हाँ पवन टांक बहुत बहुत बधाई हो, सभी आईटीआई के बच्चों को थ्योरी में जिन जिन के बैग थे उनको प्रमोट कर दिया गया है, ठीक है। तो काफी अच्छी बात है कि सब लोगों की आईटीआई क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पे बात करो कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर कैसे होती है और ये किस प्रकार से काम करती है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग, इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। चलिए तो अब देखिए यहाँ पे मैं क्या दूंगा, सिंगल फेज 50 हर्ट्ज की सप्लाई। ये तो मैंने मेरी मोटर को क्या दे दी, सप्लाई दे दी। अब ये जो मेरी वाइंडिंग है इसे क्या कहते हैं, मेन वाइंडिंग, और इस वाइंडिंग को हम लोग कहते हैं रनिंग वाइंडिंग, सॉरी इस वाइंडिंग को ऑक्सिलरी वाइंडिंग कहते हैं, ठीक है। अब ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ मैं एक स्विच भी कनेक्ट करता हूं, साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक स्विच कनेक्ट करता हूं जिसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच। यहाँ पे जो इस स्विच का नाम दोगे ना दोस्तों, ये नाम जरूर आपको ध्यान रखना है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। आपसे अगर पूछ रहे कि बताओ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कौन सा स्विच इस्तेमाल होता है, तो कमेंट क्या करेंगे उस टाइम पे, आंसर क्या देंगे, सेंट्रीफ्यूगल स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेमीचंद सैनी जी, नेमीचंद जी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। नेमीचंद जी क्या पहली बार जुड़े, कमेंट करके बताएं कहां से हैं आप, क्लियर है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग। अच्छा, ऑक्सिलरी वाइंडिंग मोटर को स्टार्ट करती है, इसीलिए इसे साथ ही साथ स्टार्टिंग वाइंडिंग भी कहते हैं। तो यहां लिख लेते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग, क्योंकि ये मेरी मोटर को स्टार्ट करती है। अब ये क्या है, ये है मेरा रोटर, ये है मेरे पास मेरा रोटर, इस रोटर को ऐसे बना लो। अच्छा, कल किसी बच्चे ने मेरे से एक सवाल पूछा था, कल या परसों के दिन शायद अनिल जी ने सवाल पूछा था कि इंडक्शन मोटर में जो रोटर के स्लॉट होते हैं वो टेढ़े क्यों होते हैं, स्क्यू क्यों होते हैं, ताकि मैग्नेटिक लॉकिंग को, अब देखो रोटर के टीथ और स्टेटर के टीथ आपस में इंटरलॉक ना करें, मैग्नेटिक लॉकिंग ना बनाए, इसीलिए रोटर के टीथ को स्क्यू यानी कि टेढ़ा बनाया जाता है। सीकर से है नेमीचंद जी, चलिए धन्यवाद। नेमीचंद जी पहली बार जुड़े हैं आप चैनल पर या पहले से विजिट कर चुके हैं काफी बार। तो ये चीज ध्यान रखें कि जो मेरी मोटर है उसमें रोटर के स्लॉट स्क्यू यानी कि टेढ़े बनाए जाते हैं, क्यों, ताकि मैग्नेटिक लॉकिंग ना होने पाए। ये अनिल जी का सवाल था, अनिल जी शायद आपका ही सवाल था कि रोटर के स्लॉट स्क्यू क्यों बनाए जाते हैं, मैं बताना भूल गया था आज में, बट क्यों बनाए जाते हैं, ताकि स्टेटर के टीथ और रोटर के टीथ जो स्लॉट है उनके बीच में मैग्नेटिक लॉकिंग ना हो पाए, इसीलिए उन्हें थोड़ा सा टिल्ट करके बनाया जाता है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब देखो मैंने क्या करा, ये मेरी जो वाइंडिंग दिख रही है मेन वाइंडिंग, ये दोनों क्या है, एक ही वाइंडिंग है, लेकिन मैंने इसके दो हिस्से कर दिए और ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ मैंने एक स्विच कनेक्ट कर दिया। अब देखो जब मैं सप्लाई दूंगा तो सबसे पहले देखो सप्लाई यहां आके सेंट्रीफ्यूगल स्विच कनेक्टेड है, यहां से ऑक्सिलरी वाइंडिंग, अब ऑक्सिलरी वाइंडिंग हाई स्टार्टिंग टॉर्क देगी जिसकी वजह से मेरी मोटर स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे मेरी मोटर एक बार स्टार्ट हो गई तो मैं इस स्विच को बंद करके फिर मेरी मोटर सिर्फ इसकी वजह से चलती रहेगी, ठीक है। मेरी मोटर सिर्फ रनिंग मेन वाइंडिंग यानी कि रनिंग वाइंडिंग के थ्रू ऑपरेट होती रहती है, ठीक है। अनिल जी गुड मॉर्निंग। चलिए तो अब ये चीज समझेंगे कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए इस विधि का प्रयोग करके क्या करते हैं, एक फेज को दो फेजों में बांट दिया। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, बांटना। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, एक चीज को दो चीजों में तोड़ना। सबसे चीज पहले समझो, स्प्लिट का मतलब क्या होता है, तोड़ना। और स्प्लिट किसे करा है, स्प्लिट फेज, यानी कि एक फेज को दो फेज में तोड़ने का काम कौन सी मोटर करती है, स्प्लिट फेज मोटर करती है। अब इसमें स्टेटर पर एक वाइंडिंग के अतिरिक्त एक अन्य वाइंडिंग भी स्थापित की जाती है जिसे कि हम लोग स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं। अब सबसे बड़ी चीज कि ये दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से 90 डिग्री पर होती हैं और एक फेज को दो भागों में विभाग करती है। अब ये देखो ये दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से 90 डिग्री के अंतर पर है, ठीक है। यहां बराबर देखो तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है।
और 90 डिग्री के अंतर की वजह से इन दोनों मोटर के बीच में जो 90 डिग्री का अंतर है, इन अंतर की वजह से क्या होता है, इस मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। इस 90 डिग्री के अंतर की वजह से मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है और मोटर रोटेट करने लगती है। तो सबसे पहली चीज, मोटर को रोटेट करने के लिए दो फेजों में स्प्लिट करा। जो पहला फेज था आपका, मोटर को दो फेजों में स्प्लिट करा, तो देखिए कैसे 90 डिग्री पे दोनों वाइंडिंग को बना दिया। अब जैसे ही इसको 90 डिग्री पे रख के दो फेजों में स्प्लिट कर दिया तो क्या होगा, गुड मॉर्निंग अभिषेक, मेरी मोटर रोटेट करने लग जाएगी, यानी कि इसके अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने लग जाएगा। और एक बार बस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया, फिर मेरी मोटर अपने आप घूमने लगती है। सबसे बड़ी चीज, जो ये रोटर है ये किस प्रकार का होता है, स्क्वायरल केज टाइप का। स्क्वायरल केज आपको ध्यान है, पिंजरा प्रकार, ठीक है, पिंजरा प्रकार की मोटर होती है ये। अब ये बताओ कि ये जो मेन बेसिक मैंने आपको कंस्ट्रक्शन समझाई, इसकी वर्किंग समझाई, ये आपको समझ आई या नहीं आई। कुछ चीजें क्या ध्यान रखेंगे, स्टार्टिंग तथा रनिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग तथा रनिंग वाइंडिंग एक दूसरे से 90 डिग्री के अंश पर रहती हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री के अंश पर रहती हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर रहती हैं। पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जाएगा, बताइए स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग कैसी होती है, तो एक दूसरे से 90 डिग्री के अंश पर रहती है। इंडक्शन मोटर को रोटेट कैसे बनाया जाता है, एक फेज को दो फेज में तोड़कर। स्प्लिट फेज में क्या काम होता है, एक फेज को दो फेज में तोड़ा जाता है, ठीक है। लेकिन खास बात क्या है कि रनिंग वाइंडिंग जो है इसे मोटे तारों का बनाया जाता है और खांचों में इसे अंदर की तरफ, गहराई की तरफ, यानी कि जो अंदर की तरफ वाइंडिंग होगी ना, कभी भी देखना स्टेटर के अंदर ऐसा होता है, ये आपका हो गया स्टेटर और ये हो गया रोटर। स्टेटर की वाइंडिंग होगी बाहर की तरफ और रोटर की वाइंडिंग होगी हमेशा अंदर की तरफ। सॉरी, जो आपका रोटर है, बेसिकली रोटर है आपका, उसमें क्या करता है स्टेटर, सॉरी ये जो देखिए स्टेटर है, स्टेटर। अब स्टेटर के अंदर भी दो लेयर बनाई जाती हैं। आप लोगों ने अगर फैन वाइंडिंग देखी हो, सब लोगों को पंखे की वाइंडिंग याद है क्या। अब देखो कि जो अंदर की तरफ वाइंडिंग होती है ना, वो होती है आपकी रनिंग वाइंडिंग, लेकिन बाहर की तरफ जो वाइंडिंग होती है वो होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो एक दो चीजें जो आपको क्या ध्यान रखनी है, क्या, रनिंग वाइंडिंग के बारे में, रनिंग वाइंडिंग मोटे तार की, जबकि ऑक्सिलरी वाइंडिंग पतले तार की बनाई जाती है। रनिंग वाइंडिंग मोटे तार की बनाई जाती है, जबकि ऑक्सिलरी वाइंडिंग पतले तार की बनाई जाती है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्या ये चीज आपको क्लियर हुई, रनिंग वाइंडिंग मोटे तार की और स्टार्टिंग वाइंडिंग पतले तार की बनाई जाती है। फटाफट से कमेंट करके बता दो। अच्छा, अब जैसे जैसे तार का मोटा होगा, अच्छा एक फॉर्मूला याद है क्या सब लोगों को, बताओ मुझे कमेंट करके फटाफट से। ये फॉर्मूला किस किस को याद है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, और ए क्या होता है यहाँ पे, क्षेत्रफल। यानी कि मैं ये कह सकता हूं यहां से R इज इक्वल टू 1 अपॉन ए, R इज इक्वल टू 1 अपॉन ए, यानी कि जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस कम होगा। अब देखो यहाँ पे तार मोटा है, मोटा तार यानी कि एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया तो यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है कम, और पतले तार यानी कि एरिया धीरे धीरे कम कर दिया तो यहाँ का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है ज्यादा, जबकि रनिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है कम। तो ये देखो समझने में और आसानी हो, सर आप नोट्स भी लिखवा दिया करो। नेमीचंद जी देखिए, अगर मैं नोट्स ऐसे ही बोल बोल के आपको डिक्टेट करवा के लिखवाता गया तो काम हो गया, और एक चैप्टर जो 5-6 दिन में पूरा हो रहा है वो कम से कम 15 दिन में पूरा होगा। अगर मैं नोट्स ऐसे ही लिखवाता रहूंगा तो ये तो पॉसिबल नहीं है। बट देखिए जो मैं बात बोलता हूं, जैसे मैंने अभी आपको बात बता रहा हूं कि मेन वाइंडिंग स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में मेन वाइंडिंग या फिर मैं कहूं रनिंग वाइंडिंग का तार मोटा बनाया जाता है जिससे उसका रेजिस्टेंस कम होता है। आप ये बात लिख लीजिए। स्टार्टिंग वाइंडिंग तथा रनिंग वाइंडिंग एक दूसरे को 90 डिग्री के अंश पर रखती है, ये आप लिख लीजिए। और ये जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है ये पतले तार की बनाई जाती है जिससे इसका रेजिस्टेंस ज्यादा रहता है, ये आप लिख लीजिए। तो ये कुछ बातें जो मैं बोल रहा हूं वो आप लिख सकते हैं, ठीक है, आप लिख सकते हैं। अगर आप खुद समझिए कि भाई अगर नेमीचंद अगर मैं लिखवाने लग गया तो ऐसे काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि मैं बता रहा हूं मैं खुद कॉलेज में पढ़ाता हूं। जब मैं कॉलेज में पढ़ाता हूं, ठीक है, अभी तो हाल फिलहाल मैंने लिखवाना बंद कर दिया कॉलेज में भी, लेकिन उससे पहले एक बार जब मैं कॉलेज में पढ़ाता था स्टार्टिंग के टाइम में मैं नोट्स लिखवाता था बच्चों को, और नोट्स भी बहुत बेहतरीन। लेकिन उस नोट्स की वजह से एक चैप्टर जो मेरा 5 दिन में पूरा हो सकता है वो मेरा चैप्टर 10 दिन में पूरा हो पाता था। तो वो देखिए, क्योंकि बच्चे स्पीड से लिखते हैं
पॉसिबल नहीं हो पाएगी, सॉरी, बट आपको मैं बुक की पीडीएफ जरूर प्रोवाइड करा दूंगा जहां से मैं ये सारी चीजें पढ़ाता हूँ। तो वो बुक में से आप नोट्स कैरी कर सकते हैं, बाकी ये बातें मैं यहाँ लिख पा रहा हूँ, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। बुक में बताऊंगा, देखो बुक चाहे कोई सी भी उठाओ, जो बुक मैं बताऊंगा उससे पढ़ोगे तो बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा बस आपको यहाँ पे समझना है, देखो बुक से आप पढ़ सकते हो, ठीक है, किताबों से आप पढ़ सकते हो, लेकिन आपको लगेगा 1 घंटा, और उसी 1 घंटे को मैं 5 मिनट में पढ़ा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पहले से समझ आ चुका है, तो मैं आपको जल्दी समझा दूंगा। ऐसी बात नहीं है कि बिना मास्टर के कोई नहीं पढ़ सकता, पढ़ सकते हैं, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा समझने में, और मुझे समझा हुआ है तो मैं आपको जल्दी समझा सकता हूँ। ये चीज समझ आ गई? मुझे चीजें आती है तो मैं आपको जल्दी समझा सकता हूँ। आपको यही मेथड अपनाना है समझने के लिए, क्या कि जितना हो सके हम लोग जल्दी से बस दिमाग में बैठाएं, बाकी सब चीजों के लिए किताब है। चलिए, अब ये चीज आपको समझ आ गई। अब इसके बाद हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे तो मैं बता रहा हूँ, सब लोग बहुत ध्यान से देख लेना, वरना फिर अब अगर आपने बाद में किसी ने बोला कि सर मुझे तो ये चीज समझ नहीं आई, तो फिर मैं किसी को भी समझाने वाला नहीं हूं। जल्दी से सभी लोग देखेंगे। ठीक है, पीडीएफ के लिए नेमी चंद जी आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। आपको कल वाली जो प्रीवियस वीडियो है आप उसके डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको वहां टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहां पे आपको हर एक चैप्टर की पीडीएफ ऑलरेडी मैंने अवेलेबल करा दी है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करता हूं मैं इसका ग्राफ बनाना है। तो देखो कर्व क्या होता है, वोल्टेज और करंट के बीच बनता है। तो ये तो हो गया आपका वोल्टेज, ये हो गया आपका वोल्टेज, तो इसे मैं थोड़ा सा और ऊपर बना लेता हूं। ये है मेरा वोल्टेज। अब करंट आएगी इसके अंदर। अब देखो दो तरह की करंट है, स्टार्टिंग करंट और रनिंग करंट। स्टार्टिंग करंट है और रनिंग करंट है। अच्छा ये बताओ रेजिस्टेंस ज्यादा किसका है? देखो रेजिस्टेंस ज्यादा किसका है? ऑक्सिलरी वाइंडिंग यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा है, जबकि रनिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम है। अब जैसे जैसे करंट की ग्राफ बनाऊंगा, अब एक बात देखो यहाँ पे क्या है, इंडक्टर का प्रयोग किया जा रहा है। हमेशा देखो ये जो वाइंडिंग है कॉइल, ये एज अ इंडक्टर प्रेरण की तरह वर्क करती है, और जब भी इंडक्टर में होगा करंट लैग करेगी हमेशा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इंडक्टर के अंदर करंट वोल्टेज से लैग करती है, और अगर यहाँ पे कैपेसिटर लगा होगा तो फिर मेरी करंट थोड़ा सा लीड करेगी। जहां पे कैपेसिटर लगा होगा तब मेरी करंट ऊपर की तरफ बनेगी, और जब जब इंडक्टर लगाऊंगा तब तब मेरी करंट नीचे की तरफ बनेगी। ध्यान रखना, जब जब सर्किट में इंडक्टर है तो मेरी करंट वोल्टेज के रिस्पेक्ट में पीछे की तरफ चलती है। तो ये वोल्टेज आगे है, करंट पीछे है। यहां कौन सी करंट आई? IS, यानी कि स्टार्टिंग करंट। यहां आई स्टार्टिंग करंट। स्टार्टिंग करंट के बाद नंबर आता है रनिंग करंट का, यानी कि IM। स्टार्टिंग के बाद नंबर आता है आपके रनिंग करंट का। तो देखिए स्टार्टिंग करंट का यहां पे बना लेंगे अपन IS। अब स्टार्टिंग और रनिंग करंट की रिजल्टेंट करंट होती है मेन करंट, यानी कि आपको पता है ना भाई, स्टार्टिंग और रनिंग दोनों के कारण ही तो मेरी रनिंग, स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के कारण ही तो क्या हुआ, स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के कारण ही अपना मेन करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है। तो इसीलिए इसका नाम हो गया I। ये चीज ध्यान रखो, इंडक्टर है इसलिए करंट का नीचे बन रहा है, पहले स्टार्टिंग करंट फिर रनिंग करंट, और इन दोनों के बीच की रिजल्टेंट मेरी आर करंट निकलेगी I। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो जब मेरी एक बार मोटर स्टार्ट हो गई तो मैं इस ऑक्सिलरी वाइंडिंग को इस स्विच की मदद से ऑफ कर दूंगा। ध्यान रखना, जैसे ही मेरी मोटर एक पर्टिकुलर स्पीड अचीव कर लेती है तो ये जो है सेंट्रीफ्यूगल स्विच इससे अलग हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखो, मैंने आपको ये तो बता दिया कि रनिंग वाइंडिंग जो मेन वाइंडिंग है, इसको आप यहां ये लिख लो रनिंग वाइंडिंग। रनिंग वाइंडिंग, तो रनिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस तो कम है, लेकिन मैं बात करूं यदि इसका इंडक्टेंस यानी कि L, इसका मान ज्यादा होता है, इसके इंडक्टेंस का मान ज्यादा होता है। अब इसका इंडक्टेंस का मान ज्यादा है, इसीलिए ये वोल्टेज से लगभग 40 से 50 डिग्री लैग करती है। तो कितने डिग्री लैग कर रही है? ये जो एंगल पूछा जा सकता है, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में 40 से 50 डिग्री लैग करती है। ठीक है, कितना लैग करती है? 40 से 50 डिग्री लैग करती है। जबकि स्टार्टिंग वाइंडिंग के अंदर जो इंडक्टेंस का मान है कम तो होता है, लेकिन ये तो हो गया बहुत ज्यादा, और यहां होता है कम, तो इस वजह से ये इससे लगभग देखो 10 से 15 डिग्री लैग करती है। ठीक है, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में स्टार्टिंग करंट 10 से 15 डिग्री, लेकिन मेन करंट रनिंग करंट की बात करूं तो 40 से 45 डिग्री लैग करती है। अब इसी लैग के कारण दो फेज बनते हैं, और इन दो फेज की वजह से मेरी मोटर सेल्फ स्टार्ट होने लगती है। मोटर सेल्फ स्टार्ट होने लगती है।
देखो कुछ भी करके मुझे क्या करना है, जो मेरी स्टार्टिंग वाइंडिंग है और रनिंग वाइंडिंग है उसके बीच फेज अंतर करना है, चाहे कैसे भी करो मुझे फेज अंतर देना है। अब देखो ये मैं बात करूं कि स्टार्टिंग वाइंडिंग, ठीक है, आइए स्टार्टिंग वाइंडिंग के अंदर और रनिंग वाइंडिंग के अंदर मैं बात करता हूं, स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग की। तो यहां पे अंतर कितना था, मैं मान लेता हूं 40 और यहां पे 10 की जगह मान लेता हूं 15 अंतर है, तो टोटल मेरे को कितने डिग्री का अंतर मिल गया, 25 डिग्री का अंतर मिल गया। यानी कि जैसे ही दो फेजों के बीच मुझे कुछ अंतर मिला तो मेरी मोटर सेल्फ स्टार्ट होना स्टार्ट कर देगी, ठीक है, मेरी मोटर सेल्फ स्टार्ट। और जैसे ही मेरी मोटर कुछ एक पर्याप्त स्पीड अचीव कर लेगी उसके तुरंत बाद क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ हो जाएगा। यहां तक हमने काफी सारा गुड़ गोबर कर दिया है, काफी सारी खिचड़ी बना ली है, अब टाइम है उस खिचड़ी को एक साथ एक ही घूंट में पी जाने का। तो फटाफट से सब लोग इधर देखोगे क्या करा मैंने, मेरी फेज इंडक्शन मोटर थी, यहां पे मुझे एक फेज को दो फेज में बांटना है, और एक फेज को दो फेज में कैसे बांट सकते हैं, 90 डिग्री के अंश पर रख के बांट सकते हैं। तो मैंने दोनों वाइंडिंग को, रनिंग वाइंडिंग तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग को 90 डिग्री के एंगल पर रख लिया। उसके बाद स्टार्टिंग वाइंडिंग को मैंने क्या करा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच की मदद से सेट करा। साथ ही साथ स्टार्टिंग वाइंडिंग मोटे तार की बनाई जाती है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस कम और इंडक्टेंस ज्यादा होता है, जबकि ऑक्सिलरी या स्टार्टिंग वाइंडिंग पतले तार की बनाई जाती है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस ज्यादा और इंडक्टेंस का मान कम होता है, ठीक है, यहां लिख लेते हैं इंडक्टेंस का मान कम होता है। अब जैसे ही मेरी मोटर एक पर्याप्त स्पीड अचीव कर लेगी उसके बाद इस सेंट्रीफ्यूगल स्विच को मैं ऑफ करके मेरे स्टार्टिंग वाइंडिंग यानी कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग को हटा देता हूं। अब इसका एंगल बात करें तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का इंडक्टेंस कम है तो इसके बीच का एंगल, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल भी कम है, जबकि रनिंग वाइंडिंग का इंडक्टेंस ज्यादा है तो इसके बीच का एंगल भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंडक्टेंस ज्यादा, देखो जितने ज्यादा इंडक्टेंस की वैल्यू की उतना ही ज्यादा क्या करेगा, लैग करेगा ये मेरी करंट, उतनी ज्यादा करंट लैग करेगी, और जितना ज्यादा मानो कैपेसिटेंस होता तो उतनी ही मेरी ज्यादा करंट यहाँ पे लीड कर रही होती। तो ये बताओ मुझे, अब जो मैंने बेसिक बेसिक चीजें बताई स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में, आप लोगों को क्लियर हुई या नहीं, फटाफट से कमेंट करके बता दो। देखो कितनी जल्दी 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 बोल बोल के मुंह दुख गया। अच्छा, बाकी इसके अलावा सभी लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अपना जो दूसरा चैनल है इलेक्ट्रिसिटी जंक्शन, वहां पर भी आपको ये सारे लेक्चर अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा वहां पे मैं कुछ शॉर्ट वीडियो डालता हूं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपको अगर अपनी नॉलेज बूस्ट करनी है हर टॉपिक में, छोटे मोटे करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, बिजली की यूनिट कैसे निकालते हैं, इन सब में अगर आपको महारत हासिल करनी है, अर्थिंग, न्यूट्रल फेज, बोर्ड बनाना, इन सब में अगर आपको महारत हासिल करनी है तो आपको हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल फॉलो करना पड़ेगा जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी जंक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जंक्शन में यहाँ नाम लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी जंक्शन के नाम से अपना दूसरा यूट्यूब चैनल है। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जो जो भी वहाँ पे नहीं गया है फटाफट से जाए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ पे वीडियो देखो, ठीक है। वो चैनल आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए है, इलेक्ट्रिसिटी जंक्शन नाम का जो हमारा चैनल है वो आप सबकी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए, तो वहाँ पे जाइए, डेली वीडियो अपलोड होती है, वहाँ लाइक शेयर कमेंट जरूर करो, अपने दोस्तों को भेजो। वो छोटी छोटी वीडियोस रहती हैं ऐसी हैं कि आप अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर सकते हो जिससे उनकी भी नॉलेज इंप्रूव होगी, और साथ ही साथ अगर आप बार बार देखोगे तो आपकी तो ऑब्वियसली बात है कि नॉलेज इंप्रूव होनी ही होनी है, ठीक है। यानी अच्छा पंकज, तंजिल, नेमीचंद, आप सबका तो क्लियर है, बाकी बच्चे कमेंट नहीं कर रहे, उनको ये टॉपिक क्लियर नहीं हो गया जो मैंने अभी अभी समझाया, क्या आप लोगों को टॉपिक क्लियर नहीं हो गया भाई? बाकी लोगों का कमेंट आया नहीं है तो क्या मैं ये समझूं कि आप लोगों को क्लियर नहीं कराया मैंने? अगर टॉपिक सब लोगों को क्लियर है तो कमेंट भी सभी लोग करेंगे। ठीक है, टॉपिक भी सभी लोग, ठीक है, चलिए वेरी गुड। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया करो सर। ओके पंकज, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया करेंगे डेली, धन्यवाद। चलिए, तो ये हो गया मेरा स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। अब देखिए एक चीज रह गई कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की विशेषताएं क्या है, ठीक है, कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ हो जाए, एक बार अगर आपने सेंट्रीफ्यूगल स्विच को ऑफ कर दिया तो एक ही वाइंडिंग के द्वारा आपको टॉर्क मिलता रहेगा और मेरी मोटर लगातार घूमती रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में, ये 0.5 से 1 HP तक मिलती है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आपको ये 1 HP तक की या 0.5 HP तक की मिलेगी। पावर फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो 0.3 से 0.5 तक ही रहेगा। लेकिन अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपसे क्या पूछा जाएगा, डायरेक्शन चेंज, इसके घूमने की दिशा में किस प्रकार परिवर्तित कर सकता हूं, यानी कि मेरी मोटर है वो जो घूम रही है उसकी कैसे डायरेक्शन चेंज कर सकता हूं। तो देखो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, स्टार्टिंग या रनिंग,
स्टार्टिंग या रनिंग वाइंडिंग की डायरेक्शन चेंज करके। ठीक है, या तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के दोनों वायर को चेंज करो या फिर रनिंग वाइंडिंग के दोनों में से सिर्फ एक वायर को चेंज करना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, या तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के वायर चेंज करने हैं या फिर रनिंग वाइंडिंग के वायर चेंज करने हैं। दोनों के एक साथ चेंज नहीं करोगे कभी भी। अगर आप दोनों के एक साथ चेंज कर दोगे, दिक्कत तब हो सकती है। एक बार में सिर्फ एक के ही कनेक्शन चेंज करने हैं और आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की डायरेक्शन किस प्रकार चेंज करेंगे। तो या तो स्टार्टिंग या फिर रनिंग के दोनों वायर आपस में बदल दो। ठीक है, और स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर 0.5 से 1 HP तक इस्तेमाल होती है। पावर फैक्टर 0.3 से 0.5 के बीच में रखा जाता है। अगला है कैपेसिटर का प्रयोग द्वारा, कैपेसिटर के प्रयोग के द्वारा। यानी कि दोस्तों अब जो आप सिंगल फेज को आपको दो फेज में परिवर्तित करना है वैसे करेंगे। तो इंडक्शन मोटर को कैपेसिटर द्वारा सेल्फ स्टार्ट बनाया जा सकता है। कैपेसिटर युक्त सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को कैपेसिटर इंडक्शन मोटर कहा जाता है। तो सबसे पहले हमें अब अलग अलग तरह की मोटर देखनी है और सबसे पहले जो मोटर आएगी वो आएगी कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। ठीक है, शेर सिंह प्रजापति जी, शेर सिंह जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। शेर सिंह जी आप कहाँ से हैं, कमेंट करके बताएं। चलिए, आज एक की जगह दो डिसलाइक करने वाला कौन है भाई? दो डिसलाइक करने वाला कौन है, फटाफट से शक्ल दिखा दो। अब हम पढ़ेंगे कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। तो सबसे पहली जो मोटर आएगी इसके अंदर हमें 3 से 4 मोटर पढ़नी है। कैपेसिटर इंडक्शन मोटर के बारे में अब हमें पढ़ना है। तो फटाफट से हम इस कैपेसिटर इंडक्शन मोटर का डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहां वही आएगी सिंगल फेज 50 हर्ट्ज सप्लाई। ठीक है, इसके बाद हमारी रनिंग वाइंडिंग आ जाएगी। ये आ गई मेरी रनिंग वाइंडिंग। ड्रॉ करने के बाद अब आपको स्टार्टिंग वाइंडिंग बनानी है। ठीक है, तो यहाँ से मैं स्टार्टिंग वाइंडिंग बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इसके अंदर क्या है, कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर लगा देंगे। और कैपेसिटर के ठीक बाद हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा सेंट्रीफ्यूगल स्विच। क्या लगाना पड़ेगा? सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ये देखिए यहाँ पे लगा दिया सेंट्रीफ्यूगल स्विच। और यहाँ बीचों बीच में हमारा आएगा मेन आइटम जिसे हम लोग क्या कहेंगे, रोटर। तो ये जो वाइंडिंग रहेगी ये रहेगी स्टार्टिंग वाली। ठीक है, स्टार्टिंग वाइंडिंग ये हो गई आपकी रनिंग वाइंडिंग, या फिर मैं कहूँगा इसे मेन वाइंडिंग। मेन वाइंडिंग सेंट्रीफ्यूगल स्विच, और ये हो गया आपका कैपेसिटर। अब देखो क्या कैपेसिटर की मदद से मैं एक फेज को दो फेजों में भाग सकता हूं या नहीं। तो देखो इस प्रकार की मोटर का रोटेटर स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की तरह ही स्क्विरल केज। अच्छा, अब एक चीज दोबारा से ध्यान रखेंगे, ये जो मेरा रोटर है अगेन ये कैसा है, स्क्विरल केज टाइप। अगेन ये जो मेरा रोटर है स्क्विरल केज टाइप का होता है। अब इससे स्टेटर पर भी दो वाइंडिंग लगाई जाती है, जिसे स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग। ये देखो ये स्टार्टिंग वाइंडिंग और ये रनिंग वाइंडिंग होती है। और इन दोनों वाइंडिंग को एक दूसरे से कितने डिग्री के अंश पर रखा जाता है, हमेशा ध्यान रखेंगे 90 डिग्री के एंगल पर। ये देखो इसको इस तरह से समझ लो, हालांकि ये चीज सही नहीं है लेकिन बस ऐसे ध्यान रखो कि ये दोनों वाइंडिंग आपस में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री के एंगल पर रखी जाती हैं हमेशा। ये यहां से ध्यान रखो। अब क्या करा जाता है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैपेसिटर कहां लगाया जाएगा। तो कैपेसिटर कहां लगाया जाता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में। हमेशा हमेशा ये चीज पूछी जाएगी। बयाना भरतपुर से क्या बात है, आप बयाना से भरतपुर से हो, और बयाना में हमारा सुप्रसिद्ध उषा मंदिर भी है। ठीक है, भरतपुर में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। तो शेर सिंह प्रजापति जी हमारे बीच में आ चुके हैं भरतपुर से, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब देखो कैपेसिटर लगाने का फायदा क्या होता है। कैपेसिटर आपने जैसे ही ऐड करा तो मोटर का पावर फैक्टर तथा टॉर्क इंक्रीज हो जाता है। तो देखो यहां लिख लेते हैं अपन लोग, कैपेसिटर से मोटर का टॉर्क तथा पावर फैक्टर
बढ़ जाता है। कैपेसिटर से मोटर का टॉर्क तथा पावर फैक्टर बढ़ गया। जैसे ही आपने कैपेसिटर कनेक्ट करा, हमको ये चीज पता है कैपेसिटर हमेशा पावर फैक्टर को बढ़ाता है और इंडक्टर हमेशा पावर फैक्टर को लैग करता है, यानी कि घटाता है। तो पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए कैपेसिटर लगा दिया और साथ ही साथ हमारा टॉर्क भी बढ़ चुका है, साथ ही साथ मेरा टॉर्क भी बढ़ चुका है, यानी कि मैं कहूँ टॉर्क स्प्लिट फेज की तुलना में बहुत ज्यादा उच्च होता है। अब कनेक्शन के आधार पर ये मेरी मोटर तीन तरह की होती है। सबसे पहली मोटर आएगी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो यहां जो अपन ने ये नाम लिखा ना, इस नाम को थोड़ा सा चेंज करने की आवश्यकता है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। अब देखिए, यानी कि मोटर कैपेसिटर से स्टार्ट होगी। आप एक चीज समझिए कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का सीधा सा मतलब क्या है कि मेरी मोटर कैपेसिटर के थ्रू स्टार्ट होती है, मेरी मोटर कैपेसिटर से स्टार्ट होती है। अब ये जो कैपेसिटर लगाया गया है ये 60 से 120 माइक्रोफैरड का होता है। तो यहां लिख लेंगे 60 से 120 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब माइक्रो लगाया है तो माइक्रो का सीधा सीधा मतलब क्या हो गया, 10 की घात -6। तो देखो यानी कि कितना छोटा आप कैपेसिटर लगा रहे हो, कितना छोटा कैपेसिटर आपने लगाया है, मात्र 60 से 120 माइक्रोफैरड का। कितना लगाया है, 60 से 120 माइक्रोफैरड का। अब यहाँ पे एक और चीज की टाइप कौन सा है कैपेसिटर का, तो इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे आप शॉर्ट में लिख लो, यहाँ पे अंदर इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। जो कैपेसिटर है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है। कैपेसिटी क्या होती है, लगभग 60 से 120 माइक्रोफैरड की लगाते हैं। और कैपेसिटर लगाने से मोटर का टॉर्क बढ़ गया और मोटर का पावर फैक्टर बढ़ जाता है। ठीक है, पावर फैक्टर भी मोटर का बढ़ जाता है। और ये एक दूसरे से 90 डिग्री के, जो स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग को ये कैपेसिटर एक दूसरे से 90 डिग्री के वैद्युतिक अंश पे रखने की कोशिश करता है। सर आईटीआई कॉलेज कब खुलेंगे, तो शेर सिंह जी आईटीआई कॉलेज तो मैं बताऊं आपको जुलाई से पहले तो खुलने वाले नहीं है। तो आपका जून का पूरा महीना तो अगेन थोड़ा बहुत लॉकडाउन में ऐसा रहेगा कि स्कूल कॉलेज शैक्षणिक संस्थान लाइब्रेरी वगैरह अभी बंद रहने वाले हैं, लेकिन आपके टीचरों को हो सकता है बुला ले, लेकिन कुछ समय बाद में आपके जुलाई के महीने में आईटीआई कॉलेज तो मुझे लगता है डेफिनेटली खुल जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग का आपको कर्व समझना है यहां से। अब जो पिक्चर क्लियर होगी वो यहां से होगी। देखो ये हो गया आपका वोल्टेज वी। अब दो तरह की वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग। रनिंग वाइंडिंग अगेन लैगिंग है, रनिंग वाइंडिंग कैसी है, इंडक्टिव है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस तो क्या होता है, कम होता है, लेकिन यहाँ पे इंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा होती है। तो इतना इंडक्टेंस इतना ज्यादा होता है, कितना कि ये 90 डिग्री 70 डिग्री, कितना होता है 70 डिग्री। तो ये हो गई आपकी करंट आई एम, मेन वाइंडिंग की करंट। अब स्टार्टिंग वाइंडिंग में इंडक्टेंस तो लगा है, लेकिन उस इंडक्टेंस की वैल्यू क्या है, इंडक्टेंस की वैल्यू है कम और रेजिस्टेंस की वैल्यू है ज्यादा। अब इंडक्टेंस की वैल्यू इतनी कम भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने जैसे ही कैपेसिटर लगाया तो वो उस इंडक्टेंस की वैल्यू और कैपेसिटेंस की वैल्यू आपस में टकराने की कोशिश करेगी और धीरे धीरे कैपेसिटेंस हावी हो जाएगा, लेकिन ज्यादा भी नहीं होगा। तो देखो ये जो चीज है ना, ये आ जाएगी यहाँ पे, ये आ गई। अब ये जो है ना, ये है 20 डिग्री, 20 डिग्री। ठीक है, ये हो गई आपकी स्टार्टिंग करंट। तो अब अगर आप देखो स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच में आपको देखो 20 और 70 टोटल कितना हो गया, 90 डिग्री। टोटल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। और यहां से आपको क्या मिल जाएगी, आपकी मेन आपको करंट मिल जाएगी आई। ठीक है, मेन करंट मिल गई आई। तो रनिंग वाइंडिंग के इंडक्टेंस की वजह से एंगल कितना हुआ, 70 डिग्री पे लैग कर रही है, इसे क्या कहेंगे, लैग, यानी कि पीछे चल रही है। और कैपेसिटर की वजह से जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो 20 डिग्री लीड कर रही है, सॉरी लैग नहीं, लीड कर रही थी। तो लैग और लीड के जिससे टोटल 90 डिग्री का फेज अंतर मिलता है, जिस वजह से मेरी मोटर स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि 90 डिग्री का वैद्युतिक अंश मिलेगा और ये मिलते ही मेरी मोटर स्टार्ट हो जाएगी। ये चीज क्लियर है, ये चीज समझ आई क्या। अब देखो जैसे ही मोटर 75% गति अचीव कर लेती है, तो यहां लिखते हैं मोटर के 75% स्पीड लेने पर स्विच की मदद से, अभी स्विच कौन सा हुआ, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, सेंट्रीफ्यूगल स्विच से स्टार्टिंग वाइंडिंग तथा कैपेसिटर को, स्टार्टिंग वाइंडिंग को तथा कैपेसिटर को
स्टार्टिंग वाइंडिंग तथा कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग तथा कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है किसकी मदद से? हम लोग करेंगे, जैसे ही मेरी मोटर 75% स्पीड अचीव कर लेगी उसके बाद में अपनी मोटर को, किसको? मोटर में से कैपेसिटर को अलग कर देंगे किसकी मदद से? सेंट्रीफ्यूगल स्विच की मदद से। तो ये चीज ध्यान रखनी है। आपसे पूछा जाएगा, बताइए कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में आप जो स्पीड कितनी अचीव करने के बाद कैपेसिटर और स्टार्टिंग वाइंडिंग को अलग करोगे? तो 75% स्पीड अचीव कर लेने के बाद में। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको समझ आ गई क्या? ठीक है, अब देखो ये जो मेरी मोटर है, यहां पर आपको दिख रहा होगा ये मोटर हाई टॉर्क। अब टॉर्क क्या चीज है जो मोटर को घुमाने के लिए आवश्यक बल है? ये मोटर हाई टॉर्क के लिए काम आती है। ये मोटर हाई टॉर्क के लिए काम आती है। क्यों हाई टॉर्क इस मोटर के अंदर होता है? सबसे पहली चीज कि इस मोटर के अंदर हाई टॉर्क है तो होता है। अब स्टार्टिंग वाइंडिंग रनिंग की तुलना में देखो, ये लिख लो आप, नोट बना लेना, रनिंग की तुलना में स्टार्टिंग वाइंडिंग का टॉर्क, रनिंग की तुलना में स्टार्टिंग वाइंडिंग का टॉर्क अधिक होता है। ठीक है, स्टार्टिंग वाइंडिंग की तुलना में रनिंग वाइंडिंग का टॉर्क बहुत ज्यादा अधिक होता है। ये चीज आप लोगों को लिखनी है और समझनी है। क्लियर है? चलो, अब लाइट नहीं है, थोड़ा सा मुझे पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, गर्मी लग रही है, दिख भी नहीं रहा होगा मेरे हिसाब से आप सब लोगों को। तो अब आगे की क्लास हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, एक और चीज, दिशा परिवर्तन कैसे करोगे? दिशा परिवर्तन कैसे करोगे? देखो ये रनिंग वाइंडिंग है, ऐसी है, इसको उल्टी लगा दो, या फिर ये स्टार्टिंग वाइंडिंग को ऐसा उल्टा लगा दो। स्टार्टिंग या रनिंग वाइंडिंग किसी भी एक वाइंडिंग की, या तो स्टार्टिंग की या रनिंग की वाइंडिंग की डायरेक्शन चेंज करके दिशा बदलकर हम लोग पूरी मोटर के घूमने की दिशा को बदल सकते हैं। बस आप तो ये बताओ कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर आपको समझ आया या नहीं। अब इसके बाद आपका आएगा परमानेंट कैपेसिटर मोटर, जो कि घर के पंखों में लगी रहती है, फिर कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, जो कि बहुत ज्यादा आसान है। लेकिन अभी लाइट नहीं है, गर्मी ज्यादा लग रही है, तो ये हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, कल पढ़ेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कल देखेंगे हम लोग इन चैप्टर्स को। ठीक है, आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ। और देखो, अगर इलेक्ट्रीशियन की ईडी आप पढ़ना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो क्लास को, अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करो, जिससे कि क्या होगा, मुझे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। ये चीज समझ में आ गई? प्लस आप लोग डेली आया करो। कल क्लास ऑफ है, पवन देखो कल क्लास ऑफ रहने का मेरा तो कोई नहीं है, मैं बता दूंगा कल की क्लास ऑफ है, ये 100% श्योर नहीं है। कल मैं क्लास ऑफ रखूंगा, ऐसा कोई वादा नहीं कर रहा, कल क्लास ले सकते हैं। क्योंकि देखो, कल अगर मुझे कहीं से भी मेरे बाल कटिंग करने का, हेयर स्टाइल करवानी है, मुझे थोड़ा सा बाल कटिंग करवाने, अगर बाल कटिंग हो गए तो आपकी क्लास नहीं लेंगे, लेकिन अगर नहीं हुए तो कल आपकी क्लास लूंगा, फिर मैं मंडे को ऑफ करूंगा। मुझे एक ऑफ चाहिए, या तो मंडे का करूंगा या फिर संडे का करेंगे। तो देखते हैं, कल की क्लास ऑफ नहीं है, कल हो सकता है कि हम लोग अपनी क्लास लें, तो कल आपको टाइम पे पता पड़ेगा। ठीक है, सब लोग ध्यान रखें। अगर ठीक 10 बजे या 10:05 तक मेरी क्लास स्टार्ट होगी तो कल क्लास है, अदरवाइज नहीं होगी। तो कल का ध्यान रखेंगे, कल की क्लास ऑफ करने का कुछ ज्यादा नहीं है, कल क्लास होगी। कल की क्लास हम लोग करेंगे, मात्र 1% चांस है कि कल की क्लास ना हो, बाकी 99% कल की क्लास होगी। सब लोग समझ गए? थैंक यू दोस्तों, कल सेम टाइम पे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जब तक अपने दोस्तों से शेयर करते रहो, और इलेक्ट्रिसिटी जंक्शन नाम से जो हमारा एक और यूट्यूब चैनल है, फॉलो करो, अपने दोस्तों से शेयर करो और वहां वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।